अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी लेक्चर 4 द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म का मतलब होता है अमल, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। तो बेटा इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोग ब्रीथिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो फिजिकल मूवमेंट जो गैसियस एक्सचेंज के साथ एसोसिएट हो, बेटा वो ब्रीथिंग कहलाती है। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को स्टूडेंट्स टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टू फेसेस में डिवाइड कर दिया गया है। एक है इनहेलेशन और दूसरी है एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन का बेटा सेकंड नेम इंस्पायरेशन है और एक्सहेलेशन का सेकंड नेम एक्सपायरेशन है। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेकर जाएंगे। आपको पता है कि इनहेलेशन में गैसेस एक्सचेंज जब होती है तो हम एक एयर को इनसाइड लेकर जाते हैं बॉडी के और दूसरी एयर को बॉडी के आउटसाइड लेकर जाते हैं। तो इनहेलेशन में हम लोग, क्योंकि इनका वर्ड आगे लग गया है, तो बेटा इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेकर जाएंगे, जबकि एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के आउटसाइड लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन टू टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है कि इनहेलेशन का सेकंड नेम इंस्पायरेशन भी है। तो बेटा जब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जो पसलियों के मसल्स होते हैं, जो रिब्स मसल्स होते हैं, रिब्स मसल्स कहते हैं पसलियों के मसल्स को, तो जो रिब्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिकुड़ते हैं और रिब्स ऊपर की तरफ रेस्ट होती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। एट द सेम टाइम जो डोम शेप डायाफ्राम होता है वो भी सिकुड़ता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो नीचे की तरफ मूव करता है एंड इज़ लोएड, और वो नीचे की तरफ मूव करता है। अब इस मूवमेंट की वजह से, कौन सी मूवमेंट बेटा, यही मूवमेंट के रिब्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं और डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इस मूवमेंट की वजह से जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो इन मूवमेंट की वजह से इंक्रीज़ होगा, तो बेटा जो लंग्स पर दबाव है, जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो हवा बाहर से लंग्स में एंटर हो रही है वो दोनों साइड्स के, बोथ साइड्स के प्रेशर को क्या कर देती है, इक्वलाइज कर देती है, बराबर कर देती है। आई होप कि आपको इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। अब जो प्रोसेस इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन का था, वैसे ही इसका उल्ट जो प्रोसेस होगा वो एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन का होगा। सब चीज़ें जो होंगी जो इसमें हैं, जो सब मतलब कि प्रोसेस जो इसका है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन का, वो इसका उल्ट होगा, वो इसका ये इन्वर्स होगा। ठीक हो गया। तो एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन पढ़ते हैं। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी, जो इम्प्योर होगी, जो इम्प्योर एयर है, जो ना खालिस हवा है, गैर खालिस हवा है, वो एक्सहेल हो जाएगी, जो कि कौन सी एयर है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनहेलेशन के प्रोसेस में जो रिब्स मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो बेटा इसमें रिलैक्स हो जाएंगे और वो दोबारा से रिब्स मसल्स अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। जो डायफ्राम जो है बेटा, डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जबकि एक्सहेलेशन में रिलैक्स हो जाएंगे एंड इट गेट इट्स रेस्ट डॉम शेप, और उसकी जो डॉम शेप होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। चेस्ट कैविटी का जो एरिया है, चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और लंग्स पर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम। जब लंग्स बेटा सिकुड़ेंगे तो जो हवा है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 16 to 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग करते हैं। और ब्रीथिंग अब कंट्रोल्ड कौन सा सेंटर कर रहा है, ब्रीथिंग को रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल्ड कर रहा है और रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स अब ये जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी सम हार्ड जॉब कर रहे हैं, कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन को ग्रेटर रेट पर कैरी आउट करवाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज़ होती है।
जब नॉर्मल कंसनट्रेशन से ग्रेटर कंसनट्रेशन यानी कि नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में रिलीज़ होगी तो रिस्पायरेटरी सेंटर जो कि हमारे ब्रेन में है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सेंटर मैसेज सेंड करेगा हमारे रिब्स मसल्स को और डायफ्राम को, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाएगा और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी से रिमूव्ड हो जाएगी, बॉडी के आउटसाइड पर मूव कर जाएगी। सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्लड में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाती है। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज में और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स में जो ब्रीथिंग रेट होता है जब वो बढ़ता है तो वो तकरीबन 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।